नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। यूपी के माफिया अतीक अहमद की हत्या के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में अतीक अभी भी जिंदा है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक यहां सबसे बड़ा, सबसे मेन मुद्दा बन के रह गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर दर शहर अतीक का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि यूपी में माफिया और अपराधी अब अतीत बन चुके हैं। माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। गुंडा टैक्स वसूलने वालों की हमने गर्मी शांत कर दी है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दूसरी तरफ अतीक के मुद्दे पर ही अखिलेश और असद ओवैसी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यूपी के सिस्टम को फेल बता रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी को जरा भी भरोसा नहीं है और यही वजह है कि एक खत लिखा जाता है मनोज यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यह खत लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें बाकायदा जिक्र है। मैं आखिरी लाइन पढ़ रही हूं, बाकी पूरा माहौल आपको बाद में समझा दूंगी जो समा बंधा है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं नेता प्रतिपक्ष को एनएसजी कवर की सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनकी जान माल की रक्षा हो सके। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सुरक्षा एनएसजी के हवाले करने की मांग कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक पर एक्शन से वाकई यूपी में सब चंगा है, या पुलिस कस्टडी में अतीक का मर्डर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ और कहानी बयां कर रहा है। यह मामला अब सियासत की तरफ क्यों जाएगा, इसे समझ लीजिए। अब निकाय चुनाव है। क्या अतीक निकाय चुनाव का बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, या अतीक के जरिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनेगा? इसी पर आज बड़े सवाल, लेकिन उससे पहले किसने क्या कहा ये भी जान लीजिए। व्यापारी बंदबाजी नहीं देता है, कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आप प्रदेश में न बंदबाजी न फिरौती, और उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बकौती। सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं हैं, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं। आप कहते हैं कि अतीत कोई हो गया, भाई आपकी कस्टडी में वो अतीत हो गया ना, तो आपको खुशी हो रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या उनकी मौत का, उनको जो गोली मारी गई आपकी कस्टडी में? आपकी सरकार है, आपकी कस्टडी में कन्विक्टेड 2 प्रिजनर्स हैं, उनको मार दिया गया, तो आप क्रेडिट ले रहे हैं मुख्यमंत्री ये कहकर? आप इसको अपनी नाकामी नहीं मानेंगे कि आपकी कस्टडी में किसी गोली चल जाती है? हमने यहाँ के परंपरागत प्रोडक्ट को, जो आपके पूर्वजों की विरासत थी, आपने ढोलक बता करके कला को एक नई ऊंचाई दी, और हम लोगों ने माफियाओं के भी ढोलक बजा करके उसको गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पर सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। झूठ बोल रहे हैं, दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी साहब विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मथुरा जिले से मांड सीट पर लड़े, विधायक चुने गए और प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का, विक्रम जी, राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका भी स्वागत है। असीम वकार साहब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। असीम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम अजय जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी,
समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में एक माफिया की हत्या हो जाती है और आप इस बात पर खुशी मना रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या है, माफिया की नहीं। ये पुलिस कस्टडी में प्यारे क्या हुई पूरी दुनिया ने देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या वो मंदिर का पुजारी थोड़े ना था जिसकी हत्या हुई। और जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं मैं उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। सीतामढ़ी जिले में, बिहार में संतोष झा नाम के एक अपराधी की कोर्ट के अंदर हत्या हुई थी, कोर्ट के गेट पर हत्या हुई थी। आज तक एक अपराधी पकड़ा गया क्या? इनका किसी का एक बयान आया क्या? अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा हो या ओवैसी जी का ट्वीट देखा हो या किसी और का कहीं कोई बयान देखा हो तो आप मुझे भी बता दीजिए। अतीक अहमद इन्हें शूट करता है, इनकी राजनीति को शूट करता है। केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए अतीक अहमद का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा इनका कोई कारण नजर नहीं आता है। जिन्होंने हत्या की तुरंत गिरफ्तार हो गए, कानून के सामने उनको पेश किया जा रहा है, रिमांड ली जा रही है, पर दर पर खुलती चली जा रही है और जो जैसा कि अपने संविधान में प्रोविजन है सारा कोर्ट उसको सजा देगा। अब और क्या चाहते हैं ये? घनश्याम तिवारी जी, और क्या चाहते हैं? गिरफ्तार हो गया, हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, पेश हो गया, उनको जो कानून के तहत सजा होती है दिलाई जाएगी। लेकिन क्या वो पुजारी था? ये विधायक जी याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं आपको सूट करता है अतीक अहमद को किसी तरीके से विक्टिम साबित कर देना। नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 10 दिन पहले जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की बात की और किसी भी मीडिया ने उस बहस को नहीं किया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता था? क्या देश के सीआरपीएफ के जवान, जो 40 जवान शहीद हो गए, जिनके परिवार जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उस पर रक्षा मंत्री का एक बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? क्या बाबू बजरंगी, जिसने कैमरे के सामने कहा कि उसने गर्भवती महिला का पेट चीरा, बच्चे को निकाला, त्रिशूल के नोक पे रखा और उसे महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई, जो भारतीय जनता पार्टी का शागिर्द चेला है, प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? या जो हमारे देश के विश्व में जिन्होंने नाम कमाया, हमारे देश के खिलाड़ी विनेश फोगट हैं या साक्षी मलिक हैं, जो आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, 3 महीने से ये भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर एबीपी न्यूज की खबर है कि जिसके ऊपर संगीन मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विनेश फोगट का बयान है कि उसने उन लोगों ने 1000 महिलाओं का शोषण किया है, 1000 महिलाओं का। अब ये बताइए कि रावण से लेकर के, दुशासन से लेकर के किसी और का नाम आप लीजिए जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? तो 400 से 500 जिस पार्टी में सिटिंग सांसद और विधायक हैं, जिनके ऊपर बमबाजी जैसे साधी प्रज्ञा के ऊपर आरोप लगे हैं, आतंकवाद के आरोप लगे हैं, ऐसे लेकर के ब्रजभूषण तक, जिनके बारे में विनेश फोगाट कह रही हैं कि 1000 महिलाओं का शोषण हुआ है, ऐसे लोग स्वयं को संतों की पार्टी बता करके एक नैरेटिव बना रहे हैं ताकि उनको प्रमुख मुद्दों पर जवाब न देना पड़े, ताकि प्रधानमंत्री को यह जिम्मेदारी न लेनी पड़े कि आपके नाक के नीचे 40 जवान शहीद हुए थे और आपका राष्ट्रवाद इतना खोखला है कि आप चाहते हैं कि देश में इस पर बहस न हो। आपका राष्ट्रवाद इतना खोखला है कि आप एक शब्द नहीं बोल पाते। और लगभग 100 दिनों से जो हमारे देश के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व में नाम कमाया है, वो जंतर मंतर पे रात को सो रहे हैं, वहां पर उनकी तस्वीर, उनके वीडियो प्रधानमंत्री के साथ वायरल होते हैं, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश फोगट से कि आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। वो लड़की कह रही है जिसने देश के लिए नाम कमाया है कि 1000 महिलाओं का शोषण किया है और ये सारी सरकार चद्दर ओढ़ के सो रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के दावे सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जो प्रोपेगेंडा उन्हें सूट करता है उसे बढ़ चढ़कर वो चाहते हैं कि देश का नैरेटिव बना रहे, और जो प्रोपेगेंडा उन्हें सूट नहीं करता उस पर वो चाहते हैं कि चादर ओढ़ करके सब कोई सो जाए। पर यही तो आप भी कर रहे हैं, यही तो आरोप आप पर भी लग रहा है। आपने ये सब गिनाया, हमने वो सारी बात सुनी, इसका जवाब देंगे यहाँ पर जो विधायक जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपके लिए ये सब मुद्दा है अतीक अहमद, जिसका साम्राज्य इतना खतरनाक तरीके से फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की उसने धज्जियां उड़ा के रखी हुई थी। सरेआम ऐसे निकलता था जैसे सामानांतर कोई सरकार चला रहा हो। वो आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपकी सरकार उस राज्य में रही है, वो आपके लिए उस शख्स का कोई मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे पर मैं हर बहस में गया हूं, लेकिन आप बताइए कि आपकी कितनी बहसों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई सांसद पुलवामा पर बहस करने के लिए आया है?
या आपकी कितनी बहसों पर ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बहस करने के लिए आया है? आपके कितने मुद्दों पर बाबू बजरंगी की रिहाई के ऊपर नहीं, मैं आपको गिना दूंगी, वो सारे मुद्दे मैं गिना दूंगी घनश्याम जी। कितने मुद्दों पर आपकी ये स्ट्रैटेजी मेरे यहाँ फेल हो जाएगी घनश्याम जी, इसलिए क्योंकि मैंने हर मुद्दे पर डिबेट की है और मैं आपको वो सारे मुद्दे भेज दूंगी। सबसे ज्यादा मेरा वायरल वीडियो 400 किलोग्राम RDX, जिसका बार बार आप लोग डंका पीटते हैं और बार बार जिसका आरोप लगाते हैं, मैं थी वो जो सवाल पूछ रही थी संबित पात्रा से। तो मुझे मत आप याद दिलाइए, क्योंकि मैंने सवाल हर बार पूछे हैं और आगे भी पूछूंगी। मैं राष्ट्र हित में कभी पीछे नहीं जाऊंगी। तो ये बाकी एंकर्स के साथ आपका एजेंडा चल जाएगा, रूबिका लियाकत के साथ नहीं चलेगा सर। प्रवक्ता से था। नहीं, आपने कहा, आपने कितना, आपने मुझे कहा कितनी दफा भारतीय जनता पार्टियों को आपने यहाँ पर बुलाया, कितनी बार आपने इस मुद्दे पर डिबेट की, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। नहीं कहा, मैंने कहा कितनी दफा नहीं, बस मैं आपको घनश्याम जी याद दिला रही हूँ। आप बाकी जगह ये काम करते होंगे, बाकी जगह आप एंकरों से पूछ सकते हैं, वो छुप सकते हैं, मैं नहीं छुपूंगी। राष्ट्रीय मुद्दे पर एबीपी न्यूज ना कभी पहले झुका है ना आज झुकेगा सर। हर बार सवाल पूछा है, पहले भी पूछा, आज भी पूछूंगी। सुनिए मेरी बात, एक वाक्य। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके मंच से कह रहा हूं कि कितनी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता देश के किसी भी मीडिया चैनल पर पुलवामा की बहस पे गया है? 0 बार। नहीं, मेरे डिबेट में आए हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं याद दिला रही हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ उनकी वकालत करने नहीं बैठी हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो कब आए कब नहीं आए। आज जिस मसले पर लॉ एंड ऑर्डर की मैं चर्चा कर रही हूँ सर, मैं बताऊं घनश्याम जी, हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते, बहस कर सकते। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं कि आप अतीक के मसले से क्यों भाग रहे हैं? Why are you running away from this man, from this mafia अतीक अहमद? क्या डर सता रहा है आपको? मैंने जवाब दे दिया आपको। मैंने जवाब दे दिया कि 1 महीने से समाजवादी पार्टी का हर प्रवक्ता हर उस बहस में, आप कोई ऐसी बहस नहीं बताएंगे जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया हो। नहीं, लेकिन इसके पैरेलल, नो डाउट अबाउट इट, प्रवक्ता आता है, आप भी आए हैं, यू माय एस्टीम्ड गेस्ट, आप भी आए हैं, लेकिन आप अतीक पर बात नहीं करेंगे। आप सारे जहां की बात करेंगे, अतीक की बात नहीं करेंगे, क्यों? मैं कह रहा हूं इसके समानांतर क्या देश का कोई मीडिया चैनल है जो कोई एक फुटेज दिखा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता पुलवामा पर जो सत्यपाल मलिक ने कहा है उस पर प्रधानमंत्री की लापरवाही से और सैनिकों की जो शहादत हुई है उस पर एक भी बहस में गया? न्यूज ने तो सत्यपाल मलिक के सारे इंटरव्यू, अब ये सत्यपाल मलिक जी को अचानक वो कभी इंटरव्यू में कोई बात कहते हैं, कोई नहीं कहते। हमने तो अभी लेटेस्ट उनका मेरे सहयोगी ज्ञानंद तिवारी, उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मैं भी सोच रही हूँ क्यों नहीं बोला। बोल देते तो हम भी इस पर बहस कर रहे होते। आप भी जानते हैं कि हर चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, तो क्यों भाई साहब ने तब नहीं बोला? अब सत्यपाल मलिक कहाँ बोल रहे हैं? उनको मैं इनवाइट करती हूँ, आए जरा बोले अपनी बात यहाँ पर। लेकिन सत्यपाल मलिक आपके फेवरेट है, अतीक अहमद से क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। अतीक अहमद पर चर्चा बिल्कुल नहीं भाग रहा। मैंने तो आखिरी के चैनल को कहा, अतीक अहमद को मैंने आखिरी के चैनल पे कहा कि अतीक अहमद ने आखिरी चुनाव योगी सरकार के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव यही तो बनाने वाले उप मुख्यमंत्री ने वो अतीक अहमद ने इतने पाप किए, इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छापी कि अतीक अहमद होंगे हनुमान। इनके पास अपराध कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी सहभागिता नहीं हो। नहीं, 30 सेकंड घनश्याम जी, 1 सेकंड, 30 सेकंड विधायक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं रीबटल का मौका दूंगी। 30 सेकंड। हाँ विधायक जी। देखिए, अतीक अहमद पर तो इसलिए चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि माफिया बनाने वाले ये। अतीक की अब्बू तो समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी ने तो अतीक बनाया, जिसने अत्याचार किए होंगे, अन्याय किए होंगे, हत्या की होंगी, जमीन दबाई होंगी, सब में भागीदारी है समाजवादी पार्टी की। उन्होंने उसको इतना बड़ा वृक्ष बनाने का काम किया, तो भागेंगे तो उस पर बहस करेंगे। जिस मुद्दे पर बहस है उस पर आओ ना घनश्याम तिवारी जी। आप कभी पाकिस्तान भागते हो, कभी बांग्लादेश भागते हो, कभी अमेरिका भागते हो, और प्रयागराज पर चर्चा नहीं करोगे? प्रयागराज के अंदर कितने अत्याचार किए हैं उसने? उत्तर प्रदेश की जनता करा रही थी, वहाँ ट्राई कर रहे थे लोग अतीक के अत्याचारों से। नहीं, पर वो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप अलावा अतीक के किसी और पर चर्चा करेंगे नहीं। आप प्रभु इधर से उधर भागते रहेंगे। अगर वो सत्यपाल मलिक का जिक्र कर लेंगे, अगर वो किसी और जो है माफिया का जिक्र कर लेंगे जो आपको तो सूट करता है, लेकिन अगर उस पर बात करेंगे तो आप बैकफुट पर आ जाएंगे। 30 सेकंड्स घनश्याम तिवारी जी, और फिर मेरे बाकी मेहमान।
देखिए, मुझे लगता है कि दर्शकों को देखना चाहिए कि अतीक अहमद के ऊपर जवाब देने से सिर्फ एक सरकार और एक व्यक्ति भाग रहा था मीडिया के सामने, वो है इनका कैबिनेट मंत्री, जिसके ऊपर 5 करोड़ का आरोप लगा जो अतीक अहमद के परिवार ने लगाया। जो कि मीडिया ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने कहा निकाय चुनाव पे बात कीजिए, अतीक अहमद पे बात मत कीजिए। वो कैबिनेट मंत्री आज भी वर्तमान है। तो ये सरकार है, अगर इस लिहाज से कौन किसका अब्बू है, तो ये सरकार तो फिर ब्रजभूषण सिंह की पापा हुई, बाबू बजरंगी की पापा हुई, बिल्किस बानो के रेपिस्ट की पापा हुई, और जितने भी आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं उन घिनौने अपराधों की पापा हुई। इस सरकार के पास केवल प्रोपेगेंडा है, जवाब नहीं है। घनश्याम जी, वो हर बार तो आप धनंजय सिंह का नाम लेते थे, इस बार क्यों नहीं लिया? अब हम पूरी लिस्ट लेंगे, अभी मौका तो बहस शुरू हुई है, मैं सबका नाम लूंगा। नहीं तो आप नहीं ले रहे, मैं दिखाऊं? मैं सबका नाम लूंगा। आप है आज मसाला आपको दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। आपके क्या संबंध? अजय आलोक जी, नाम फहरिस्त थोड़ी छोटी होगी है। धनंजय सिंह जी लिस्ट से बाहर निकल गए हैं। खबर है कि वो फूल का गुलदस्ता लेकर यादव जी के साथ नजर आ रहे थे, शिवपाल यादव जी के साथ, धनंजय सिंह, जिस पर कल तक आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी वाले। रूबिका जी, अपने अपने राजनीतिक अंदाज के हिसाब से डिफेंड करना और अटैक करना अलग बात है, लेकिन देश हित में जो आज आपको याद कीजिए, जिस दिन अतीक अहमद के यहाँ से पुलिस ने पाकिस्तानी मूल की गोलियां बरामद की थी, 3000 गोलियां, मैंने उसी दिन कहा था कि एनआईए की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें आईएसआई या लश्कर तोयबा कनेक्शन आ रहा है। आज आतंकी जीशान के पासपोर्ट वेरिफिकेशन लेटर से यह साबित हो गया कि इसके आईएसआई और लश्कर से और आतंकवादियों से संबंध थे। विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। इस देश में आईएएस आईपीएस और विधायकों को और एमपीज को ये स्पेशल प्रिविलेज होता है कि अगर वो सर्विंग में हैं तो वो किसी के भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपने लेटर हेड पे लिख के दे सकते हैं, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी कि उसका चरित्र कैसा होता है। सर्विंग ऑफिसर के ऊपर यह भी हो जाता है कि अगर वो उसका चरित्र कहीं से गड़बड़ हुआ तो सर्विंग ऑफिसर की नौकरी तक चली जाती है। ये हमारे देश के विधायक हैं, ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे शर्म आती है कि घनश्याम तिवारी उस सवाल को अवॉइड कर रहे हैं बहुत कन्वीनियंटली, कि कोई विधायक या एमपी खुले तौर से एक आतंकी जो उसी के यहाँ काम कर रहा है, ये भी लिख रहे हैं कि ये मेरे यहाँ वर्षों से काम कर रहा है, मतलब कि वर्षों से एक आतंकवादी को पनाह दिया हुआ था उन्होंने। अगर इस देश के नेता और इस देश के सत्तानशीन लोग अगर आतंकवादियों को अपने यहां पनाह देके काम करवाएंगे तो इस देश का क्या होगा? और अब जब यह साबित हो चुका है कि आतंकी कनेक्शन थे, तो क्या अखिलेश यादव या मायावती, जिन जिन पार्टियों उन्होंने काम किया और जिनसे विधायक या एमपी बने, क्या उनको भी इसकी जानकारी थी? आप ये समझिए कितना बड़ा विस्फोटक मामला है। इसकी जड़ें सिर्फ अतीक अहमद तक नहीं रुकती हैं, ये बहुत ऊपर तक जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है एनआईए स्वतः संज्ञान लेके इसकी जांच करे कि इसके लिंक्स और कहां हैं, और फिर देखिए क्या क्या निकल के आता है। ये पंडोरा बॉक्स खुला है अभी तो दोबारा जो है हम लोग जो कर रहे हैं कि इसका नाम उसका नाम, आप कह रहे हैं कि मामला यहां तक नहीं रुकेगा, अभी तो बहुत दूर तक जाने वाली है बातें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है अजय जी, गुड्डू मुस्लिम को लेकर यह बड़ी खबर है। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था गुड्डू मुस्लिम। तकरीबन 12 दिन तक ओडिशा में छिपा रहा गुड्डू मुस्लिम, ये जानकारी मिल रही है। और अब कहा जा रहा है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन 2 से 3 अप्रैल तक ओडिशा में रहा है। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज वर्मा, क्या जानकारी इस वक्त आ रही है और अभी क्या इसने ठिकाना बदल दिया है, वही मुर्शिदाबाद? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से सटीक जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा के अंदर मौजूद था। करीब 12 दिन तक वो उड़ीसा के अंदर ही रहा, और ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर कपड़ों से भरा अपना बैग फेंक करके फरार हो गया था। जब उसे ये पता चला कि पुलिस की टीम लगातार उसके पीछे है, तब वहाँ पर कपड़ों से भरा बैग फेंक करके वो फरार हो गया। इतना ही नहीं, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि अब गुड्डू मुस्लिम के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और पैसों की जुगाड़ करने में गुड्डू मुस्लिम इस वक्त लगा हुआ है। तमाम लोगों से वो संपर्क करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसके
उसके पास पैसे नहीं पहुंच पा रहे। उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में अभी सूत्र प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों का इतना ज़रूर कहना है कि जल्दी गुड्डू मुस्लिम जो है वो कानून के शिकंजे में होगा, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिस तरीके से प्रोफेशनल एक क्रिमिनल की तरह प्रॉपर बिहेव कर रहा है, प्रोफेशनल क्रिमिनल तो वो पहले से है ही, लेकिन मोबाइल फ़ोन का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त गुड्डू मुस्लिम। यही वजह है कि एजेंसीज उस तक नहीं पहुंच पा रही है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि वो उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से वो पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ है, अपने करीबियों से संपर्क कर रहा है कि ताकि उसे कहीं से पैसे मिल जाएं। और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हाथ आ जाएगा। जी, तो प्यासा कुएं के पास जल्दी आएगा और वो कुआं पैसा है, वो खत्म होता नजर आ रहा है और इसीलिए पुलिस को उसकी दुखती रग मिल गई है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। असीम साहब, लेकिन अब इस मामले में चूंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, इस मुद्दे को क्या 80 बनाम 20 देखा जा रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर या सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है? आप इसे कैसे देख रहे हैं और आप इस्तेमाल इसे कैसे कर रहे हैं? मैडम, जब से हुकूमतें बनना शुरू हुई, बादशाहत आई, राजा रजवाड़े आए, फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो हर हुकूमत में एक तख्त होता है जिस पे हुक्मरान बैठता है। उस तख्त के 4 पाए होते हैं। 2 पाए दुश्मनों के खून में डूबे होते हैं और 2 पाए अपने ही हुकूमत के शहीदों के खून में डूबे होते हैं। यही हुकूमत का उसूल है। शहीद और दुश्मन हुकूमत के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज जो हुकूमत में दुश्मन है कल को शहीद हो सकते हैं, आज जो शहीद हैं वो कल को दुश्मन हो सकते हैं। अच्छी पॉलिटिक्स कीजिए, अच्छा चैनल चलाइए। मेरा मशवरा ये है कि अभी बहुत से माफिया आएंगे और बहुत से जाएंगे। बताऊं आपसे, बीजेपी के एक मिनिस्टर साहब हैं, नंदी साहब। अगर बीजेपी के मिनिस्टर ना होते और ये किसी अन्य पार्टी के मिनिस्टर होते और उनका नाम आ गया होता 5 करोड़ लेने में, तो अब तक घर खोद दिया गया होता। उनसे सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। दूसरी बात, इसके अलावा देश में क्या क्या हो रहा है। अभी अडानी जी के जयपुर के एयरपोर्ट को जीएसटी मुक्त कर दिया गया। कहा गया अडानी जी जीएसटी नहीं देंगे और बाकी देश में सब सौतेले लोग रहते हैं, वो सब जीएसटी देंगे। इस पर आप बहस नहीं कर रही हैं। बहस कीजिए, बढ़िया बहस कीजिए, देश की बहस कीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि जिसको जो फायदा है उसने उठा लिया। नहीं, पर वो जीएसटी आगे भी लोग उठाते रहेंगे फायदा। जीएसटी वाला बयान तो ऐसा नहीं है। एक मिनट, ओवैसी साहब क्या बना रहे हैं? सबसे ज्यादा किस पर बात कर रहे हैं? वो अतीक साहब पर, अतीक पे कर रहे हैं कि नहीं ओवैसी साहब? नहीं मैडम, मैं 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से कल कसम खा असीम वकार साहब कि आज से 24 घंटे सुनिए। मुद्दा कौन बना रहा है? आप ही क्या असद ओवैसी बना रहे हैं? अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। 50 मिनट की कॉन्फ्रेंस की थी तो 24 घंटे आप उन्हीं पे बात कीजिए। और आप कसम खा लीजिए कि अब एबीपी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब की ही बात चलेगी। अच्छा सर, ना प्रधानमंत्री की चलेगी, ना 50 गृह मंत्री मिनट की चलेगी, ना रक्षा मंत्री प्रेस की कॉन्फ्रेंस चलेगी, कर ले ना अतीक चीन की अहमद बात लॉ होगी, एंड ना ऑर्डर योगी पर, जी की बात होगी। पर रुबिका लियाकत हुंकार ना करे उस पूरे मुद्दे पर। आपके नेता को सब माफ और हम उस पर बहस भी ना करें। आपके नेता उसे मुद्दा बना दे, पर अगर उस मुद्दे पर मैं बहस करूं तो आप कहे हाँ रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुद्दा कौन बना रहा है? सबसे पहले बाइट असद साहब को देनी होती है। किस पर? अब समझिए अतीक अहमद पर। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो। आपके शो का नाम है हुनकार। इसका मतलब थोड़ी ना कि आप हुनकारती हैं। नहीं, फिल्म आई थी टाइगर जिंदा है, तो वो टाइगर थोड़ी ना है। नहीं, वो टाइगर नहीं है। नहीं ना सर, वो बहुत सोच समझ के। और मेरे शो पे डिस्कशन नहीं हो रहा, मैं असद साहब पर डिस्कशन कर रही हूँ। बताइए 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने शो के नाम के, अपने पिक्चर के नाम के मुताबिक जीएसटी वाला जो आप आरोप लगा रहे हैं, असद ओवैसी ने 50 मिनट इस जीएसटी पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपके पार्टी के अध्यक्ष ने क्यों नहीं समझा उचित? मेरा आरोप नहीं है ये, सुनिए तो, मेरा आरोप नहीं है ये भारत के जो कानून है उसमें उनको छूट दे दी गई है। नहीं, मैं तो जब उनको छूट दे दी गई जीएसटी में, कहा गया कि जयपुर के एयरपोर्ट पे अब अडानी जीएसटी नहीं देंगे, नहीं आपने कहा तब मैंने आपको जानकारी दी है।
आप इस पर बहस क्यों नहीं करते? आप मुझे बता रहे हैं ना, आप एडिटोरियल कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है संपादक बन रहे हैं आप, तो मैं भी आपका पॉलिटिकल एडवाइजर बन रही हूँ कि ऐसा है असद साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 50-50 मिनट की, घंटे भर की, सुनिए आप मुझे बताइए, वो तो अतीक पर ही बात कर रहे होते हैं। क्यों ना करें अतीक पर बात? कहे मैं नहीं करूंगा, माफिया था, गुंडा था, मर गया होगा। अरे मैडम, असद का हो गया होगा एनकाउंटर, क्यों वकालत कर रहे हैं उसकी? आप मेरे, अरे मैडम, आप मेरा पॉलिटिकल एडवाइजर मत बनिए, मैं आपको रखूंगा ही नहीं। मुझे इतना खराब पॉलिटिकल एडवाइजर चाहिए ही नहीं। आपका बनना भी नहीं है पॉलिटिकल एडवाइजर जो नहीं ना डूबते को मैं तो तिनका का भी सहारा नहीं दूंगी। मुझे बनना ही नहीं है आपका पॉलिटिकल एडवाइजर। माफ कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे बनना भी नहीं है आपका पॉलिटिकल एडवाइजर। कौन बनेगा? आपकी ना पॉलिटिक्स है अब और ना ही आपका कोई मुद्दा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपका कौन बनेगा पॉलिटिकल एडवाइजर? मैं अभी इस मुद्दे पर बता रही हूँ आपको कि आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं ना सर, वो ज्ञान जाकर आप असद ओवैसी को दीजिए, नॉट मी, मुझे मत दीजिए। आप असद ओवैसी को कहिए कि 50 मिनट उस पर बात करें। वो जीएसटी जो आप बता रहे हैं कि अडानी को जीएसटी मुक्त करवा दिया, कर दे वो, इस पर ना करके अतीक 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 करना बंद कर दे असद साहब, इस पर ट्वीट करना बंद कर दे। आप दूसरे मुद्दे खोज लाइए, आप तब तक उनको बताएं, मैसेज करें तब तक। विक्रम सिंह साहब, ये अतीक इनकी दुखती रख क्यों है सर? ये क्यों इस पर बहस करने से घबरा रहे हैं? क्या लगता है विक्रम साहब? रूबिका जी, ये आप ऐसी विद्वान संपादिका को ये प्रश्न जो है इतना मौलिक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 1+0 कितना होता है। ये जो एक वोट प्रेम है, किस तरीके की राजनीति हो कि हमें किसी तरीके से बर्तन खुरच करके कितने वोट हम निकाल लें। आपके हमारे 2 सिपाही शहीद हुए, उसके बारे में किसी ने एक चर्चा की नहीं, क्योंकि उसमें वोट लाभ नहीं है। दूसरी चीज, और कोई एक और बदमाश बिजनौर में एनकाउंटर में मारा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है। राजनीतिक लाभ जहां स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हो, रूबिका जी, हम वहां पर मुंह खोलेंगे। इसमें कोई लाभ नहीं है। पुलिसकर्मी तो आते ही भर्ती इसीलिए होते हैं कि शहीद हो, उसमें कौन सी क्रांतिकारी बात हो गई। इसी तरीके से अगर भाटी या इस तरीके के अपराधी मारे जाते हैं एनकाउंटर में, कौन सी बड़ी बात है? इसमें हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। लेकिन अगर अतीक मारा जाता, अशरफ मारा जाता, हालांकि जिन हालात में मारा गया वो दूसरा डिबेट है, उसको मैं उसकी भर्त्सना निंदा करता हूं, लेकिन उसकी चर्चा करने में, उसके ताबीज बना बना के चौराहे बांटने में हमें बहुत राजनीतिक लाभ होगा। अगर एक चिड़िया घायल हो जाती है, उसका पालने वाला अगर हमारे माकूल होगा तो उसके घर जाएंगे और इस बात का भी ताबीज बना के हम बेचेंगे, क्योंकि हमें राजनीतिक लाभ मिल रहा है। जिस चीज में लाभ नहीं, ये लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये अपना समय बर्बाद थोड़ी करते हैं निरर्थक चीजों में। जो चीज सार्थक है, जो चीज लाभकारी है, उसी तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। रूबिका जी, घनश्याम जी और वकार साहब, दोनों 30-30 सेकंड का जो विक्रम जी ने कहा है उस पर जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड घनश्याम जी। देखिए, विद्वान विक्रम जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब 40 शहीदों के परिवार पूछ रहे तो उनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं, ये बताने में कि अपने छुटभैया नेताओं को हजारों लाखों करोड़ खर्च करके सैकड़ों हेलीकॉप्टर मुहैया कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ के जवानों को मांगने के बावजूद जहाज क्यों नहीं मुहैया कर पाई। उनको लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं है कि जो विनेश फोगट कह रही हैं, संत ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, 3 महीने से सरकार सोई हुई है, देश की उपलब्धि, ये खिलाड़ी, ये महिलाएं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ नहीं है कि इनको कोई जवाब दे सके। तो विद्वान है, ठीक बात कह रहे होंगे। अपना अपना लाभ, विधायक जी जवाब दीजिए। देखिए, इनको बार बार जिस विषय को ला रहे हैं ना, उस विषय से कोई मतलब नहीं है। वहां भी इनकी राजनीति है। इनको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्यों वहां पे आतंकवादियों के कैंप नष्ट किए गए। ये चाहते थे कश्मीर में इसी तरह से खून बहता रहे, निर्दोष लोग मारे जाते रहे। इनको दिक्कत पाकिस्तान से है। आप कभी भी अखिलेश यादव जी का बयान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देखना, एक आएगा। पता नहीं रात को दोनों बतिया लेते हैं, उसके बाद सुबह बयान देते हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अतीक का नाम यदि अतर सिंह होता, शाइस्ता का नाम चिता होता, तो ये बहस नहीं हो रही होती। ये बहस इसीलिए हो रही है कि वो अतीक है, इनकी राजनीति में फिर बैठता है वो। राजेश चौधरी जी, मैं आपकी सारी बातों से तो इत्तेफाक रख लूं एक बार के लिए, लेकिन घनश्याम तिवारी ने पाकिस्तान का तो यहाँ जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने तो जिक्र 40 जवानों की शहादत का किया है।
आपने 40 जवानों की शहादत का शाह नहीं बोला, आप सीधा पाकिस्तान पहुंच गए, सर्जिकल स्ट्राइक पहुंच गए। इन दोनों का कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये अगर शहादत 40 जवानों की हुई तो कैसे हुई, और वो वाया पहुंचकर वो सत्यपाल मलिक को भी बीच में लेकर आ रहे हैं, उस पर आप अपनी बात कहने से कतरा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान आप लेकर गए हैं बगैर वीजा। 40 जवान की शहादत हुई और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बात रही सत्यपाल मलिक की, तो कोई भी हो इस देश में भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो जांच होगी। यदि आप दोषी नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? क्यों घनश्याम तिवारी के पेट में दर्द हो रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होने दो ना, जांच होने दो ना। आपके पेट में तो पहले ही बरोड़ आ रहा है भाई, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया है तो आप फंसेंगे, बेईमानी करेंगे तो फंसेंगे, नहीं किया है तो फिर क्या दिक्कत क्या बात की है? अतीत मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक जी के साहस की सराहना करता हूं। जैसे वो कह रहे हैं, हाँ। वो सराहना करता हूं कि वो इस मंच पे कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर जांच होगी और उन जांच में अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। आप विधायक जी, आप प्रवक्ता हैं, यही बता दिए जांच प्रधानमंत्री की होगी कि गृह मंत्रालय की होगी कि जहाज किसने ने दिए, किसकी जांच होगी? या उन सैनिकों की होगी जो आपके लापरवाही के चलते जिन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा जबकि सीआरपीएफ जहाज मांग रही थी? ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, आप लोग किसकी जांच करने वाले हैं? सेना की करने वाले हैं, सीआरपीएफ की करने वाले हैं, प्रधानमंत्री की करने वाले हैं या गृह मंत्रालय करने वाले हैं? आप जिसके साथ गलबैया कर रहे हो सतपाल मलिक के, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करके आए, उसकी जांच होगी। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए मत। प्रतीक पे बोलिए, मैं वीडियो देख रहा हूँ अभी एबीपी न्यूज पर, किस तरह से नंगा करके असद एक लड़के को पीट रहा है, नहीं बोलेंगे। लेकिन इस मुद्दे को भी चूंकि चर्चा हो गई है, एक बार उस पर बात हो जाए। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। अजय जी। मैं कह रहा हूं रुबिका जी कि यह निरर्थक फिर बात बोली जा रही है, प्रधानमंत्री की जांच, गृह मंत्री की जांच। आज मैं बोल दूं या आप बोल दीजिए कि मोदी जी पाकिस्तान से मिले हुए फिर से एक वॉर करवाएंगे चुनाव के पहले, तो जांच बैठाएंगे? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? सतपाल मलिक ना हो गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। 18 में क्यों नहीं बोला था? गवर्नर के पद से इस्तीफा दे देते। जम्मू कश्मीर से हट के फिर मेघालय क्यों गए? उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था कि ऐसी सरकार के साथ काम नहीं करूंगा। 19 जीतने क्यों दिया? 40 जवान की शहादत आपको लगता है कि कोई इतना निर्मम है कि अपने जवानों की शहादत करवाएगा और उस पर आप बहस चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात भी करते हुए। नहीं, और आपने तो एक ही राज्य का नाम लिया, उसके बाद प्रभु गोवा भी गए थे वो बीच में। असीम वकार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम जी 30 सेकंड्स टू यू टू। वही मैं कह रहा हूँ, 4 साल तक हरिश्चंद्र नहीं जगह, 4 साल तक मुझे लगता है कि एक वाक्य मतलब भाव में आदमी इतना बह जाए कि 18 में क्यों नहीं बोला था? क्यों भविष्यवक्ता है? जो आतंकवादी हमला 2019 में हुआ, सत्यपाल मलिक 18 में कैसे बोल देते? और उसके बाद, एक सेकंड बीच में मत टोकिए, उसके बाद दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, उसके बाद इस सरकार ने उन्हें अन्य राज्यों में भेजा। जिस दिन आप 4 राज्यों के गवर्नर बन जाएंगे और आप कुछ इस तरह की जिम्मेदार बात करेंगे, उस दिन आपकी बात पर भी बहस होगी। आज आप जिस पार्टी की वकालत करते हैं उस पार्टी ने आपको प्रवक्ता भी नहीं बनाया है। जब वो प्रवक्ता बना देगी तो भी हम बहस करेंगे, लेकिन उस पार्टी के लोगों को जवाब तो देने दीजिए। भविष्यवक्ता नहीं थे, वो गवर्नर थे और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहने को। अजय जी। बेशर्मों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। जब इनके पास कोई तर्क नहीं है तो ये मेरे प्रवक्ता पे आ गए। अरे अपनी सोचिए, कहां की वकालत कर रहे हैं? अभी अतीक के संबंध निकले हैं ना, अशरफ के संबंध निकले आईएसआई से। जरा आंख जब पहुंचेगी ऊपर तक तब समझिएगा कहां रहिएगा। अब बेशर्मों वाली बात मत कीजिए। अगर तर्क है तो तर्क के साथ जवाब दीजिए। 4 साल तक हरिश्चंद्र सोया हुआ था, आज जग गया 4 साल में हरिश्चंद्र। क्या मतलब फिजूल की बात करते हैं। कोई भी किसी पर आरोप लगा देगा, जांच करने लगेंगे आप? सीआरपीएफ का क्या प्रोटोकॉल है, वैली मूवमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, पता भी है आपको? आर्मी का प्रोटोकॉल क्या होता है डिफेंस कॉन्वॉय मूव करने का? अगर कोई गलती उसमें हुई तो सबसे पहले जिम्मेदार तो सतपाल मलिक हो गए, क्योंकि गवर्नर वो थे, एलजी वो थे। ये समझ में नहीं आता है। पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती थी। आज वो कहते मुझे कहा गया चुप रहने को। हर चीज पूछ के करते थे क्या? वहां से रिलायंस एश्योरेंस को पूछ के दे रहे थे 600 करोड़ का ठेका, जिसके लिए सीबीआई बुला रही है। इसीलिए हरिश्चंद्र जब जगे ना, तो 4 साल बाद जब हरिश्चंद्र जगे तो समझ जाना चाहिए कि किस तरह का हरिश्चंद्र है। और उसके कारण देश की संस्थाओं का अपमान करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन होता है,
आदत हो गई है सुप्रीम कोर्ट से लेके चुनाव आयोग से लेके सबका अपमान करते जाओ। अरे सत्ता से चले नहीं गए, बोड़ा गए आप लोग। घनश्याम जी 1 सेकंड रुकिए, असीम वकार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम जी। जिसे ये नहीं पता। हाँ घनश्याम जी 1 सेकंड रुकिए। असीम जी। देखिए, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, डीजीपी रहे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के, और बहुत मुखर करके बोले थे यहाँ। डीजीपी साहब, सुबोध कुमार सिंह का जिसने मर्डर किया था, पत्थरों से कूच कूच के हत्या की थी सुबोध कुमार सिंह साहब की, उसका नाम है योगेश राज। उसका बुलडोजर से घर गिरवाया आपने, वो कहाँ है? कुछ जानकारी देंगे? कुछ पता है आपको किस ओहदे पर बैठा है वो? और वो याद है आपको, कांठ में डीएम साहब की आंख फोड़ दी गई थी। डीएम की आंख फोड़ दी गई, किसी का घर गिराया गया। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आईएसआई से संबंध। मैंने टीवी पे ही देखा कि अतीक को जिन लोगों ने मारा, उनके हाथ में जो पिस्टल थी वो आती है पाकिस्तान से, जिगाना, और वो प्रतिबंधित पिस्टल है हिंदुस्तान में। तो वो क्या, वो नहीं, वो क्या गोंडा में बनी है? अगर अतीक के असलहे आईएसआई से आ रहे थे और बाकी असलहे, बाकी अपराधियों के असलहे आईएसआई से आ रहे हैं, तो ये असलहा कहाँ से आया है? क्या ये हरदोई और गोंडा और बहराइच से आया है? ये तो बताना पड़ेगा पुलिस को। इतने दिन रिमांड में रखा है, ये पूछा ही नहीं कहाँ से पिस्टल आई, किसने ला के दी, कौन सप्लायर था। रूबिका की इजाजत होगी तभी मैं बोलूंगा, बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। असीम साहब सवाल पूछ ले आपसे, फिर मैं पूरा मौका दूंगी। यहाँ पर कोई सवाल पूछने की किसी को मनाही नहीं है, और जवाब देना भी होगा। तो एक बार असीम भाई अपनी बात पूरी कर ले, फिर विक्रम जी मैं आपका रुख करूंगी। हाँ असीम साहब, हो गए सवाल या और? नहीं, मैंने बात पूरी कर दी। ठीक है, नहीं, मैंने बात पूरी कर दी। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि वो जो पिस्टल हथियारों क्रिमिनल्स ने इस्तेमाल की, शूटर्स ने असीम साहब, मैं आप जमाने से एक दूसरे को जानते हैं, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नहीं। कौन लोग सप्लायर हैं? हाँ विक्रम जी। असीम साहब, ये आप जानते हैं, मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा ताल्लुक नहीं है, और न मेरा कोई राजनीतिक अरमान है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, सुबोध कुमार सिंह का जो कत्ल हुआ, निहायत वहशियाना, गलत, गैर मुनासिब, और उनके हत्यारे जो हैं सबसे बड़ी सजा के हकदार हैं। नंबर 2, जो भी आपने कहा है, गलत गलत होता है, सही सही होता है। और मुझे किसी की लोकप्रियता के कॉन्टेस्ट में मैं नहीं बैठा हूं कि आप मुस्कुराएंगे तो सवेरा होगा, नहीं मुस्कुराएंगे तो सवेरा नहीं होगा। हकीकत यह है कि अगर गलत का आपने साथ दिया तो यहां भी आपको भोगना पड़ेगा और आगे भी भोगना पड़ेगा। सुबोध कुमार सिंह की हत्या पे कम से कम एक चैनल पे मेरे आंसू नहीं रुके थे। दूसरी चीज ये है कि जिनको अगर नवाजा गया है तो बिल्कुल गलत नवाजा गया है, और किसी को बॉब लिंचिंग के बाद अगर उसको लड्डू खिलाया गया, माला पहना गया, वो भी गलत था। गलत गलत है और सही सही है। लेकिन जिगाना पिस्टल जो है एयर ड्रॉपिंग होती है, ड्रोन से आती है, और दुनिया का कोई मुल्क चाहे रूस और चीन वो भी महफूज नहीं है इस तरीके के इनकर्शन से। चोरी चिकारी चलती रहेगी, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी इतने हमारे लोग सलाहियत वाले हैं कि जो जिगाना लाए थे, जिन्होंने दस्तयाब कराया था, वो भी मिट्टी में मिलेंगे जरूर। हर आदमी को बाईपास सर्जरी नहीं की जाती है, और जिसको जरूरत हो, नजले और खांसी में बाईपास सर्जरी नहीं होती है। बुलडोजर वहां चलता है जो बुलडोजर चलवाने का हकदार हो। और मैं तो चाहूंगा कि 2-4 और आपने नाम गिना, मेरे पास वक्त नहीं, न रूबिका जी हमें वक्त देंगी, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल हैं जिनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था। सुबोध कुमार का जिन्होंने कत्ल किया, उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था, नहीं चला, तो वो भी एक दोहरा मापदंड है। क्यों नहीं चला राजेश चौधरी जी? ये बुलडोजर आपकी जात पात धर्म देखता है क्या? उनको गिरफ्तार किया गया, कानून के सामने पेश किया गया, केस चल रहा है अदालत में, कोई लापरवाही उसमें नहीं की गई, कोई अनियमितता नहीं की गई, कानून अपना काम कर रहा है। और जिनके खिलाफ बुलडोजर चलाया है वो तो वो लोग हैं जो अवैध जमीनों पर कब्जा करते हैं। एक भी बुलडोजर ऐसा बताओ ना जिसको केवल इसलिए कि उसने FIR दर्ज किया हो। बुलडोजर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया ना भैया। योगेश राज जो है वो जिला पंचायत सदस्य बना दिया आपने, सही माना। अरे आप सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे। योगेश राज जो हत्यारा है सुबोध कुमार सिंह जी का, उसको आपने जिला पंचायत सदस्य बना दिया। इस बुलडोजर का कोई मतलब इस अपराधियों से नहीं है। अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बुलडोजर चलता है। पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना कि भाई सही चल रहा है। अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं? आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए जाकर के एक बार कि भाई क्यों बुलडोजर आपने सही साबित कर दिया।
रोमाना जी। असीम भाई। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि कोई गिरफ्तारी नहीं, वो छूट गया जमानत पे, बाद में उसको ओहदा दिया गया बीजेपी में, वो जिला पंचायत सदस्य बना योगेश राज। अब आप आगे जंप कर गए। मैं बुलडोजर पर जिक्र कर रही थी, वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर उस पर चलता है जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ होता है। मैं पहले बुलडोजर वाला जिक्र कर लूं ना, आप इधर से उधर टॉपिक जंप करेंगे तो कैसे चलेगा। पहले बुलडोजर और उसके बाद जो ये आप कह रहे हैं कि ओहदा इनका प्रमोशन मिल गया, उस पर मैं दोबारा जिक्र कर लूंगी, लेकिन बुलडोजर पर मान गए ना कि कहां बुलडोजर चलता है और कहां नहीं चलता है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो कितने अपराधियों पे बुलडोजर चला बताइए मुझे आप। तो अपराधी आपने नहीं चलाया, कब्जा करते हैं मुख्यमंत्री। आप गलत बयानी कर रहे हैं। और रूबिका लियाकत जी आपसे सुनिए तिवारी जी, सुनिए कहा ना उन्होंने। सुनिए तिवारी जी, सुनिए, ऐसा उदाहरण बता दीजिए किसी ने अपने सुनिए सर बनाया हो। अरे सुनिए हजरत, जो कानून नियम कायदे उनका पालन किया। सुनिए तो बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए ना। बात तो सुन लीजिए। देखिए तिवारी जी, रूबिका जी हम लोगों से पूछ रही है बहुत सख्त क्वेश्चन, बिल्कुल हंटर लेकर, और आपसे पूछ रही है बड़े पोलाइट क्वेश्चन। जैसे स्कूल में होता नहीं है कि जो जमींदार का बेटा होता है उससे पूछा तो बेटा बताओ बनाना माने क्या होता है, और जो गरीब का बेटा होता है उससे पूछा बता मुझे समझ में गोवा माने क्या होता है, वरना बाहर निकल जा। मैं आपसे भी उतनी ही ये तरीका थोड़ी ना होता मैडम क्वेश्चन पूछने का। मेरी बात सुनिए, असीम साहब इकलौते आप हैं जिनको भाई करके सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ और दर्द आपको आया है। ना तो मैंने राजेश जी को भाई बुलाया, ना विक्रम जी को भाई बुलाया, ना अजय जी को भाई बुलाया, ना घनश्याम जी को भाई बुलाया। असीम भाई मोहब्बत में आपसे सवाल पूछे तब भी आपको लग रहा है कि हंटर मेरे हाथ में है। अब आप ही के सुनने, देखने और समझने की क्षमता में प्रॉब्लम है, कमी है, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, सच में नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के कालियागंज में पुलिस और लोकल्स के बीच एक बार फिर से झड़प हो गई है। लोगों ने पुलिस थाना फूंक दिया है। लोग नाबालिग बच्ची के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाकर रैली निकाल रहे थे, तभी उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ये कह रही है कि नाबालिग लड़की की मौत जहर की वजह से हुई है और वहां पर हालात अभी बहुत संवेदनशील बने हुए। ये देखिए, पुलिस थाना आग के हवाले कर दिया वहां के लोगों ने। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुआ है। एक बलात्कार, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसे लेकर वहां के लोग बहुत आक्रोशित थे। वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, एक मार्च निकाल रहे थे, और उसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कालियागंज में, जो कि पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में है, झड़प शुरू होगी। और झड़प देखिए पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, हिंसक हो गया है पूरा का पूरा वातावरण इस वक्त वहां कालियागंज में। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन पूरा का पूरा उस इलाके का थाना इस भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। ये तस्वीरें बता रही है कि वहां सिचुएशन कितनी टेंस है। ये तस्वीरें बता रही है कि वहां इस वक्त गुस्से को शांत करना जितने भी प्रदर्शनकारी है उनका बहुत जरूरी है, ये प्राथमिकता है। ये वो कालियागंज का थाना है जिसे फूंक दिया गया है, नाबालिग के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, ये आरोप लगाया है। और पुलिस ये कह रही है कि लड़की की जो मौत है वो जहर की वजह से हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।